हेलो फ्रेंड्स, कॉलम एंड स्टड की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेलियर ऑफ लॉन्ग कॉलम। और इसके लिए हम लोग आयलर फार्मूले का यूज करते हैं। हमने बताया था कि जो हमारे कॉलम होते हैं तीन टाइप के, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम और मीडियम कॉलम, या शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम और लॉन्ग कॉलम। और ये तीनों कॉलम जो है अलग अलग तरीके से फेल होते हैं। जो आपका छोटा कॉलम था वो बाई क्रशिंग था, जो आपका लॉन्ग कॉलम था वो बाई बकलिंग था, और जो आपका मीडियम कॉलम था बाई कॉम्बिनेशन ऑफ क्रशिंग एंड बकलिंग, यानी कि दोनों के संयुक्त प्रभाव द्वारा। तो तीनों कॉलम किस प्रकार से फेल होंगे और जो आपके फेल होंगे कॉलम उसके लिए किस लोड पे फेल होंगे उसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। उसके लिए विभिन्न फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं। तो पहला फेलियर ऑफ लॉन्ग कॉलम, और इसके लिए हम लोग आयलर फार्मूले का यूज करते हैं। तो लंबे कॉलम हमेशा बहकाव द्वारा फेल होते हैं। फेल होना मतलब असफल हो जाना, यानी कि जिस काम के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे थे उस काम के लिए यूजफुल न रहना। तो लंबे कॉलम हमेशा बहकाव द्वारा फेल होते हैं। इसके लिए हमेशा आयलर फार्मूला का प्रयोग करते हैं। अब आयलर फार्मूला का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया, 5 नंबर में फार्मूला ही आ जाता है, तो फार्मूला लिख लीजिएगा। तो चाहे तो अगर लिखना चाहे तो इसके बारे में और बढ़ा के लिख सकते हैं कि लंबे कॉलम की परिभाषा भी इसी में ऐड कर सकते हैं कि ऐसे कॉलम जिसका अनुपात 120 से अधिक होता है उसे लॉन्ग कॉलम कहते हैं, और जो हमारे लंबे कॉलम होते हैं वो बहकाव द्वारा फेल होते हैं। और इसके लिए आयलर फार्मूला का प्रयोग करते हैं। आयलर फार्मूला क्या होता है? पी ई बराबर पी बी बराबर पी सी आर बराबर पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपान एल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो टर्म यूज हुए हैं उनका नाम क्या क्या है? जैसे हम लोग बात करें पी को हम लोग बोलते हैं आयलर लोड। हिंदी में भी अगर लिखेंगे तो हिंदी में भी हम लोग यही लिखेंगे, आयलर भार ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आयलर भार ही लिखेंगे। दूसरा आपका बकलिंग लोड है, अगर इसको हिंदी में लिखना हो तो इसको भी बहकाव भार लिखेंगे। और तीसरा आपका क्रिपलिंग लोड है, इसका मतलब होता है विकलांग कर देने वाला भार, तो क्रिपलिंग भी लिखा रहता है बुकों में, क्रिपलिंग भार कह सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? क्रिपलिंग भार। तो तीनों एक ही होता है। न्यूमेरिकल्स आता है जनरली इस टॉपिक पे और पूछता है प्रश्न में आयलर भार ज्ञात कीजिए, या पूछ लेगा बहकाव भार ज्ञात कीजिए, या पूछ लेगा क्रिपलिंग भार ज्ञात कीजिए। तो तीनों पूछेगा, तीनों के केस में हम लोग इसी फार्मूले का यूज करेंगे। अब ई आपका क्या है? ई आपका है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कॉलम, मतलब कॉलम के पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक। हिंदी में लिखेंगे कॉलम के पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक। और आई मिनिमम क्या? लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीस्ट का एक और नाम होता है मिनिमम, इसका सिनोनिम्स है लिस्ट मतलब सबसे कम, या मिनिमम भी कह सकते हैं, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण, न्यूनतम जड़त्व आघूर्ण। जैसे हम लोग जड़त्व आघूर्ण दो एक्सिस के पीछे निकालेंगे, एक्स एक्स और वाई वाई, तो दोनों में से जो कम होगा वही वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। और एल क्या? इक्विवेलेंट लेंथ, या इसी को इफेक्टिव लेंथ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ भी कह सकते हैं। प्रभावी लंबाई या समतुल्य लंबाई, इक्विवेलेंट लेंथ मतलब समतुल्य लंबाई, और इसका मतलब प्रभावी लंबाई। तो ये हमारा हो गया आयलर फार्मूला। जब भी प्रश्न में न्यूमेरिकल पूछेगा कि आयलर भार ज्ञात कीजिए, कॉलम का सिचुएशन दिया रहेगा कि कॉलम हमारा कैसा है, दोनों सिरे हिंज है या दोनों सिरे फिक्स हैं, वो एक सिरा फिक्स है दूसरा सिरा हिंज है, या आपके एक सिरा फिक्स है दूसरा सिरा फ्री है, तो वैसा कॉलम का सिचुएशन दे देगा। और ई वगैरह का मान दे देता है, ज्योमेट्री दे देगा, कॉलम का डायमीटर दे देगा या इसकी लंबाई चौड़ाई दे देगा। उसके अकॉर्डिंग आई का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। और एल का मान हम लोग निकालते हैं किसके अकॉर्डिंग? रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ ऑफ कॉलम, यानी कि कॉलम की समतुल्य लंबाई और वास्तविक लंबाई में संबंध से, उससे हम लोग जो है एल का मान निकालते हैं। तो देखिए अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो पाई तो आपको पता ही है, ई का मान दिया रहेगा प्रश्न में हमेशा। आई का मान, जैसे कोई वृत्ताकार कॉलम तो डी का मान दिया रहेगा, तो डी का मान दिया रहेगा तो आई का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भी आगे हम लोग फार्मूला लिख लेंगे उसको। और एल का मान कैसे निकालेंगे? कॉलम का टाइप कैसा, मतलब उसकी इंड कंडीशन कैसे हैं, क्योंकि कॉलम की वास्तविक लंबाई दिया रहेगा प्रश्न में, और एल का मान हम लोग इसकी सहायता से निकाल लेंगे रिलेशन के आधार पे, क्योंकि कॉलम के दोनों सिरे कैसे हैं ऐसा प्रश्न में दिया रहेगा। तो उसके साथ यही हम लोग पी, पीबी या पीसीआर का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कह सकते हैं मास का सबसे आसान चैप्टर है, मास का सबसे आसान चैप्टर। दो ही फार्मूले पे यूज करके न्यूमेरिकल्स को लगाना रहता है, और एग्जाम में जनरली इसी फार्मूले पे कई बार जो है न्यूमेरिकल्स पूछा गया है, काफ़ी ईजी होता है। अगला हमारा फेलियर ऑफ छोटे कॉलम, शॉर्ट कॉलम मतलब छोटे कॉलम की असफलता।
तो छोटे कॉलम डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस के प्रभाव में कुचल कर फेल होते हैं, कुचल कर मतलब दब कर फेल होते हैं यदि छोटे कॉलम में उत्पन्न अधिकतम संपीड़न प्रतिबल एफ व कॉलम के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो तो डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड बराबर एफ सी इंटू ए, यानी कि डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड को हम पी सी से डिनोट कर रहे हैं, तो पी सी का जो मान होगा एफ सी इंटू ए के बराबर होगा। ये आपका पढ़ चुके हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाले चैप्टर में, जहाँ पे हम लोग कंप्रेसिव लोड निकालते थे तो स्ट्रेस इंटू एरिया कर देते थे तो हमारा कंप्रेसिव लोड का वैल्यू आ जाता था। सेम वही है, इसमें कुछ करना नहीं है, तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं जनरली, आपका शॉर्ट कॉलम से और लॉन्ग कॉलम से ही पूछता है। अगला फेलियर ऑफ मीडियम कॉलम, फेलियर ऑफ मीडियम कॉलम यानी कि इसके लिए हम लोग रैंकिन गार्डन फार्मूले का यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला? रैंकिन गार्डन फार्मूला। तो मीडियम कॉलम क्रशिंग एंड बकलिंग के संयुक्त प्रभाव द्वारा है, हमने यहाँ पे कामा लगाया है, यहाँ पे हमने कामा लगाया है। तो मीडियम कॉलम जो होते हैं क्रशिंग एंड बकलिंग के संयुक्त प्रभाव द्वारा फेल होते हैं यदि किसी कॉलम पर लगने वाला डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड पीसी व बकलिंग लोड पीबी हो तो संबंध होता है पीबी पीसी और पीआर में। तो यहाँ से 1/पीआर बराबर हो जाएगा 1/पीसी प्लस 1/पीई। बकलिंग लोड यहाँ पे पीई कर लीजिएगा क्योंकि हमने यहाँ पे ले लिया है पीई ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे पीई लिखिए चाहे पीबी लिखिए वैल्यू एक ही होगा। बकलिंग लोड पीई हो तो चाहे यहाँ पे जो है आप आयलर लोड भी लिख सकते हैं। कौन सा लोड लिख सकते हैं? आयलर लोड, क्योंकि सब एक ही है। कंप्रेसिव लोड पीसी तथा आयलर लोड पीई हो तो 1/पीआर बराबर 1/पीसी प्लस 1/पीई। और यह एक एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है, मतलब इस फार्मूले का डेरिवेशन कोई नहीं होता, ये प्रयोग द्वारा ये संबंध निकाला गया है। कॉलम पर प्रयोग करके ये संबंध निकाला गया तो इसका डेरिवेशन नहीं होता है, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लगेंगे। अब इसी को हम छोटा और दूसरा रूप देंगे, उसी की सहायता से आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है सॉल्व होंगे। तो किया क्या गया है, 1/पीआर बराबर इसका हमने एलसीएम ले लिया तो पीसी इंटू पीई हो गया, और ये आपका यहाँ जाएगा पीई और प्लस पीसी। तो 1/पीआर बराबर पीई प्लस पीसी अपान पीसी इंटू पीई हो गया। तो यहाँ से उल्टा कर दिया गया है, तो पीआर बराबर पीसी इंटू पीई अपान पीई प्लस पीसी हो गया, उलट दिया हमने, अंश को हर में और हर को अंश में। अब फिर क्या किया, आरएचएस मतलब ये वाला जो टर्म है, आरएचएस के अंश व हर में पीई से भाग देने पर, अब इसमें पीई से भाग देंगे जब अंश में तो पीई से पीई कट जाएगा तो बचेगा पीसी। अब जब इसमें भाग देंगे तो पीई/पीई यानी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पीसी/पीई। अब ये वैल्यू आ गई, तो पी आर बराबर पी सी बराबर क्या होता है, एफ सी इंटू ए, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, एफ सी इंटू ए, और 1 प्लस पी सी का वैल्यू फिर एफ सी इंटू ए, और पी का मान पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपान एल ई स्क्वायर। एल ई क्या इक्विवेलेंट लेंथ है, तो यहाँ से पी आर बराबर एफ सी इंटू ए और 1 प्लस एफ सी अपान पाई स्क्वायर ई को हमने अलग कर लिया। और आपका अगर हम लोग बात करें, अच्छा एक यहाँ पे छूट गया, एफ सी इंटू ए हो गया यहाँ पे, और 1 प्लस एफ सी इंटू ए और एल ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यहाँ इसकी सीधाई पे पाई स्क्वायर ई, और आई मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, ए के मिनिमम स्क्वायर। जैसे आई बराबर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी सेक्शन का, किसी काट का ए के स्क्वायर होता है, क्या होता है ए के स्क्वायर। जैसे आप लोग पढ़े होंगे आई बराबर एम आर स्क्वायर जब किसी बॉडी का मास दिया रहता है, और जब किसी सेक्शन का एरिया दिया रहता है तो हो जाता है आई बराबर ए के स्क्वायर। जो यहाँ पे काम आर का था वही काम यहाँ पे किसका है, ए का है। तो ए के स्क्वायर फेमस फार्मूला है आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किसी सेक्शन के टर्म में। तो ये हो गया, चूंकि मिनिमम लिख रहे हैं तो के मिनिमम भी लेंगे क्योंकि एरिया तो आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन के की वैल्यू एक्स के सापेक्ष दूसरा रहता है और वाई के सापेक्ष दूसरा रहता है। तो यहाँ से क्या होगा, फिर आप देखिए यहाँ पे देखेंगे तो एरिया से ये एरिया कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा एफ सी इंटू ए और 1 प्लस, और एफ सी अपन पाई स्क्वायर ई को हमने अलग कर लिया, और यहाँ पे हो गया एल ई अपन के मिनिमम का होल स्क्वायर। इसको सिलेंडरनेस रेशियो एस आर का भी स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि एस आर बराबर सिलेंडरनेस रेशियो क्या है था, एल ई अपन के मिनिमम का फार्मूला हमने डेराइव मतलब बताया था। और तो यहाँ से आपका सॉल्व कर लेंगे, और तो पी आर बराबर एफ सी इंटू ए और 1 प्लस, और ये कांस्टेंट होता है एफ सी अपन पाई स्क्वायर ई, इसको नाम दिया गया है ए, स्मॉल ए है, और एल ई अपन के मिनिमम का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले में टर्म कौन कौन से हैं, पी आर रैंकिन लोड है, एफ सी क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम है यानी कॉलम के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, आपका स्मॉल ए क्या है एफ सी अपन पाई स्क्वायर ई। कभी कभी प्रश्न में ए का वैल्यू ने देकर के अगर ये दोनों वैल्यू दिया हो तो ए का मान निकाल लेंगे, ए बराबर एफ सी पाई स्क्वायर ई बराबर रैंकिन कांस्टेंट। प्रश्न में जनरली हमेशा ए का मान दिया रहता है। और एल ई क्या है इक्विवेलेंट लेंथ है या इफेक्टिव लेंथ है, और के मिनिमम क्या है लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इस प्रकार से आपके तीनों फार्मूले ये जो
ये हो गए। अब जो है हम लोग कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले यहाँ पे पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर पढ़ाया नहीं है। फिर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर पढ़ लेंगे तो और अच्छे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जान जाएंगे। बस यहाँ पे फार्मूले से मतलब है, तो फार्मूला याद करके हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी नाते जो है मैं, चूँकि ये चैप्टर आपका आसान है सबसे, इस नाते मैं इसको पहले पढ़ाया हूँ। अभी इतना पूरा नोट कर लेंगे, इतना पूरा नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद, इतना पूरा नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे अब कुछ फार्मूले, कुछ आकृतियों के फार्मूले पढ़ लेंगे, और उन फार्मूलों की सहायता से जो है हम लोग आसानी से न्यूमेरिकल लगाएंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने के पहले आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नॉलेज होना चाहिए। तो जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में ये सोच करके पढ़ाई नहीं किए हैं कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपकी सोच गलत थी। आपका पूरा का पूरा मैकेनिक्स थर्ड ईयर तक आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा आपका बेसिक होता है मैकेनिक्स। तो वहाँ से आप लोग पहले जाइए, और पहले आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है मैकेनिक्स का, वहाँ पे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक बार पढ़ लीजिए। वहाँ पे पढ़ के आएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने में और आसानी होगी। क्योंकि पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में पढ़ते थे, अब सेकंड ईयर में डाल दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन सम हेडिंग डाल दे रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फिगर, सम इम्पॉर्टेंट फिगर मतलब कुछ प्रमुख आकृतियों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला हम ले रहे हैं सर्किल। पहला क्या ले रहे हैं? सर्किल ले रहे हैं। सर्किल मतलब होता है वृत्त। वृत्त आपका कुछ इस तरीके से होता है। इसका डायमीटर मान लीजिए अगर d है, इसका डायमीटर क्या है? d है, तो इसमें दो एक्सिस होंगे, x होगा और क्या होगा? y होगा। तो इसके लिए जो आपका I और I का वैल्यू होता है सेम होता है, और ये होता है पाई d पे कहते 4/64। दोनों का वैल्यू एक समान होता है वृत्त के लिए। लेकिन अगर यही हालो सर्किल हो, प्रश्न में I और I दोनों का मान निकालते हैं, और उसमें से जो कम वैल्यू होता है उसको लेते हैं। लेकिन वृत्त के लिए दोनों बराबर होता है, तो यहाँ पे मिनिमम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर हालो सर्किल आपका है, ऐसे है, कहने का मतलब अंदर वाला भाग काट के क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया है। ये मान लीजिए अगर अंदर वाला डायमीटर मान लीजिए, अंदर वाला डायमीटर अगर हम इसको डी इनर कहें, डी आई मतलब डी इनर, और बाहर वाले डायमीटर को हम लोग कहें डी आउटर, क्या कहें? डी आउटर कहें, तो इसके लिए भी x होगा, ये आपका x हो जाएगा, और ये आपका y हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा I बराबर I और ये हो जाएगा पाई/64 डी आउटर पे घाते 4 माइनस डी इनर पे घाते 4। ये फार्मूला ऐसे नोट करते हुए चलेंगे, न्यूमेरिकल लगाने में भी काम आएगा। जैसे इसमें पहले बड़े वाले का निकालेंगे, पाई/64 डी आउटर पे घाते 4 होता है। इसमें से छोटा वाला माइनस करते तब फिर पाई/64 डी इनर पे घाते 4 होता है। तो पाई/64 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा डी आउटर पे घाते 4 माइनस डी इनर पे घाते 4। ये हो गया। तीसरा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब होता है आयत। रेक्टेंगल की हिंदी क्या होती है? आयत। आयत में याद रख लीजिए, मान लीजिए ये आपका ऐसे आयत है, ये वाला डायमेंशन आपका ए है, ये वाला डायमेंशन ए है, और ये वाला डायमेंशन मान लीजिए ये हम बी मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? बी मान ले रहे हैं, और इसको मान ले रहे हैं टी, इसको मान ले रहे हैं टी। अब ये मान लीजिए एक्सिस आपकी x एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस मान लीजिए y है। तो जब I की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा BT³/12, और जो I का वैल्यू होगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा TB³/12। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होता है किसका क्यूब करेंगे, किसमें किसका क्यूब करेंगे। ध्यान दीजिए, जब हम लोग x निकाल रहे हैं, x के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो x जिस डायमेंशन को कट करेगा उसी का क्यूब करेंगे। जैसे यहाँ पे x जो है t को कट कर रहा है, किसको कट कर रहा है? ये t को कट कर रहा है, तो यहाँ पे I जब निकाले हैं तो BT³/12 लिखे हैं। लेकिन जब y निकाल रहे हैं तो ये y किसको कट कर रहा है? b को कट कर रहा है। जब b को कट करेगा तो I के क्या लिखेंगे? TB³/12 लिखेंगे। तो I BT³/12 हो गया, और I जो हो गया TB³/12 हो गया, TB³/12 हो गया। तीसरा हमारा है, अगला फार्मूला हम लोग कह सकते हैं स्क्वायर का। किसका कह सकते हैं? स्क्वायर का, सॉरी स्क्वायर। इसमें तो सारी भुजाएं एक समान होती हैं, तो इसके लिए भी x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक समान होगी।
और ऐसे ही इसके लिए भी ए गुणे ए का क्यूब बटे 12 होता है, ए गुणे ए का क्यूब बटे 12, और वाई वाई निकालते तो वो भी वैसे ही होता। तो ये हो जाएगा आपका ए पे बटे 4 बटे ए पे घाते 4 बटे 12। और जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, इसकी अगर हम लोग यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो ये होगा, हम चूँकि सारा डायमेंशन ही मिलीमीटर में लेंगे तो हो जाएगा मिलीमीटर पे घाते 4, मिलीमीटर पे घाते 4, ये फेमस यूनिट होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट क्या होगा मोमेंट ऑफ एरिया के टर्म में, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी कहते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब एरिया के टर्म में दिया रहता है तो हो जाएगा मीटर पे घाते 4, एसआई मात्रक मीटर पे घाते 4 होगा। और आपका वैसे जो फेमस यूनिट हम लोग यूज करेंगे आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में, वो हम मिलीमीटर पे घाते 4 यूज करेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट फिगर हो गए हैं जिनकी न्यूमेरिकल लगाने में बीच बीच में आवश्यकता पड़ेगी। और कुछ आई सेक्शन वगैरह का भी, जैसे आप लोग पढ़े होंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आई सेक्शन वगैरह आया था, तो उससे भी संबंधित एक दो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आई सेक्शन पे जो न्यूमेरिकल दिया उसमें आई का वैल्यू, आई एक्स और आई वाई का वैल्यू निकालना ही कठिन होता है। बाकी फार्मूला पी बराबर पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपन एल स्क्वायर पे लगेगा। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जो पढ़ाएंगे तो काफ़ी बड़े बड़े सेक्शन पे, आई सेक्शन, टी सेक्शन, एल सेक्शन, सब पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके दिखाएंगे। और जब वो आप लोग देख लेंगे तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अगर उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं पे फाइंड आउट करना रहेगा तो उसको फाइंड आउट आसानी से कर लेंगे।